हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों के साथ में आज के इस लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, यानी रक्त समूह के बारे में मैं बात करूंगा। जो हमारे शरीर के अंदर खून पाया जाता है उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करूंगा और उस पूरे रक्त के बारे में, और जो है रक्त का हम किस प्रकार से एक दूसरे में रक्तदान कर सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से कौन सा ब्लड ले सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा। आज के लेक्चर में हो सकता है कि मेरे अंदर ऊर्जा जो है थोड़ी सी कम हो, और हो सकता है कि आप लोगों को जो है कहीं कहीं पर कुछ समस्याएं आए, तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए मैं आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। अन्यथा बिल्कुल भी आज इच्छा नहीं थी कि मैं जो है रिकॉर्ड करूं। देखिए, हम बात कर रहे थे अपने लेक्चर नंबर आज 77 की। इससे पहले के सभी लेक्चर जो है हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, और ये संपूर्ण तरीके से निशुल्क बैच है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि कुछ विद्यार्थी जो है हमारे ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि सर आपके पेड कोर्स के बारे में बताइए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो कोर्स है वो ऐप पर था, लेकिन अब जो है कोई कोर्स नहीं है। और ऐप आपकी इच्छा हो तो डाउनलोड करिए, अदरवाइज मत करिए। वैसे भी 12 तारीख से वो ऐप जो है आप लोगों के पास में अवेलेबल नहीं रहेगा, इसलिए आप लोगों को जो है किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आप लोगों को ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ना ही आप लोगों को किसी पेड कोर्स को लेने की जरूरत है। संपूर्ण कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया जा रहा है। तो आप जो आइए, क्लास देखिए, नोट्स बनाइए और प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियोस है उनको पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने आगे। तो ये जो मेरे द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसके अंदर हमारी पूरी एलडीसी के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों आ जाएंगे, इसमें आपके सभी सब्जेक्ट आ जाएगी, और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप लोगों के पास में मार्केट के अंदर जो है कल या परसों, मतलब मंगल बुध अब जो है आ जाएगी। मेरे पास भी कल तक ये पहुंचने वाली है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा जो है वीडियो बना करके आपको दिखा दूंगा कि कैसी पुस्तक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। और भी आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी ये पुस्तक लेता है तो फिर उसे जो है ये वीडियो देखने ही पड़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि वीडियो जब आप देखोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप लोगों को कई सारी चीजें जो है इसमें नई सीखने को मिलेगी। और जो है आप लोगों को बुक के अंदर, देखिए बुक के अंदर हमें लिमिटेड चीजें घुसानी होती है, जो चीजें हमारे काम की होती है उन्हीं को हम देते हैं। और जो आपके पास में जो यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में कंटेंट रहेगा, वो हो सकता है कि बुक से भी ज्यादा हो, और हो सकता है कि कुछ कुछ टॉपिकों में बुक से कम हो। तो वो सब चीजें जो है आप बुक और जब वीडियो को मिक्स कर दोगे तो आपके पास में साइंस का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा। आप लोगों को फिर साइंस के अंदर कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं, और रक्त के बारे में थोड़ा सा समझाना शुरू करते हैं। देखिए, अब रक्त की बात करेंगे, तो ब्लड के बारे में बात करने से पहले मैं आपके साथ में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी और एंटीजेंस जो होते हैं उनके बारे में, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी जो है इस बात की हो जाए कि आखिर में ये ब्लड अपने शरीर में क्या करता है। फिर आगे जब अपन अभी देखेंगे कि अलग अलग रक्त समूहों के अंदर अलग अलग एंटीबॉडीज और एंटीजेंस पाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं। देखिए, हमारा शरीर है, हम लगातार जो है कई प्रकार के अलग अलग कार्य करते रहते हैं, हम अलग अलग लोगों से मिलते रहते हैं, अलग अलग हमारे वातावरण होता है। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो है आपके शरीर पर उन वातावरण का, आसपास की आपकी घटनाओं का प्रभाव पड़ेगा ही। तो आप कभी बीमार हो सकते हैं, कभी कुछ होगा, कभी कहीं समस्या हो सकती है, कभी आंख दर्द हो सकती है, पैर दर्द हो सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की समस्याएं भी हो सकती है। अब ये होता है कि समस्या इतनी आती है कि आप लोग जो है उस समस्या से ग्रसित इतने हो जाते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। लेकिन कई बार जो है छोटी मोटी चीज होती है तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो है शरीर से सही हो जाती है। वो सब हो किसके कारण पाता है? तो वो प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमारे शरीर का, उसके द्वारा ही ये संभव होता है। तो हमारे शरीर में जो रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं, उन रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ही जो है ये कार्य करता है।
अब प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपको प्रतिरक्षा शक्ति मिलती है जो आपके जन्मजात होती है, यानी आपके जन्म होने के साथ ही आपके शरीर के अंदर आती है। जैसे कई बार हम जो है ये सुनते हैं कि कुछ बुजुर्ग लोग जो हुआ करते थे वो लंबी दूरी तक चल सकते थे, और उन्हें जो है कभी वो कहते थे कि हमें कभी देखा है हमारा सिर दुखते हुए, कभी हमारे हाथ पैर दुखते हुए, कभी नहीं। लेकिन आजकल का एक युवा जन्मते ही उसके जो है अगर 5 6 साल 10 साल का होने के बाद कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, तो ये सब जो है वो उनकी जन्म जात पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ एक दूसरा जो है प्रतिरक्षा तंत्र होता है जिसे अपन कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। उपार्जित मतलब उसने अपने आसपास के वातावरण से जो अर्जित किया है वैसे। अगर वो गंदगी वाले स्थानों पर रहेगा तो वो बीमार ज्यादा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर वह जो है एक साफ सुथरे वातावरण में रह रहा है, एक व्यवस्थित उसके पास में पूरा का पूरा पर्यावरण का जो है संतुलन बना हुआ है, तो फिर उसे जो है किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ये होता है प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा विधि वगैरह कहें उसके बारे में, ठीक है। लेकिन हमें जो है इनको ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं जो है आप लोगों को लेकर के चलता हूं सीधे सीधे रक्त समूह और रक्त के बारे में। तो सबसे पहले तो याद रखना कि रक्त जो है एक क्या होता है, तो एक तरल द्रव है। ये क्या है? तरल, एक मिनट, एक तरल द्रव है। और ये कैसा होता है? तो ये लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। साथ ही साथ अब ये भी ध्यान रखना कि इसका जो पीएच है वो कितना होता है। तो पीएच इसका होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। और जिस भी वस्तु का पीएच 7 से ऊपर जाता है तो वह क्षारीय बन जाती है। इसका मतलब जो आपका रक्त है वो कैसा होगा? तो रक्त आपका होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। ये सब चीजें हमारी किताब में अच्छे से लिखी हुई है, और आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी एक बुक आ जाएगी, उसमें भी काफी सारी चीजें दे रखी होगी। तो एक रक्त जो है वो एक तरल द्रव होता है, लाल रंग का होता है, इसका पीएच जो है 7.4 और क्षारीय होता है। साथ ही साथ जो इसका ये लाल रंग होता है ये इसके अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। इसके कारण होता है हीमोग्लोबिन, जिसे अपन एच बी से रिप्रेजेंट करते हैं, के कारण। अब इसके अंदर भी हीमोग्लोबिन के अंदर जो है हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक इसके अंदर आता है आपका हिम, और दूसरा इसके अंदर शब्द आ जाता है ग्लोबिन, ठीक है। अब जो ये हीम शब्द होता है ये एक रंजक होता है, और रंजक की वजह से ही लाल रंग आता है। कैसा रंग आता है? लाल रंग आता है। जबकि जो ग्लोबिन शब्द है वो आपका एक तरह का, ये ग्लोबिन क्या है? तो ये एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो रक्त है वो लाल रंग का हो जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है रक्त के बारे में समझ गए होंगे कि ये एक तरल द्रव्य है, ठीक है। और हम इसे जो है आपका ये भी कह सकते हैं, क्या है? तो तरल संयोजी उत्तक है। ये क्या है? ये तरल संयोजी उत्तक है। तो आप इसे संयोजी उत्तक भी कहेंगे, संयोजी उत्तक। क्लियर? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, और आपका लाल रंग का होता है। इसका पीएच 7.4 होता है जो कि क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है ये लाल रंग का होता है, जिसमें हीम एक रंजक है। रंजक मतलब एक वर्णक है जिसकी वजह से ये रंग आ रहा है। वो कैसा रंग दे देता है? लाल रंग दे देता है। और जो ग्लोबिन शब्द है वो प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को अब समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ी सी रक्त के अंदर कौन कौन से भाग आ जाते हैं उसकी, ठीक है। तो आपको पहले ही बता दूं कि रक्त जो है ये मानव के भार का 7 से 8% होता है। कितना होता है? मानव के भार का जो भार होगा उसका 7 to 8% होना चाहिए। जब इसे कम होता है तभी ये कहा जाता है कि मानव आपके शरीर में रक्त की कमी है। तो ये जो डॉक्टर कहते हैं ना कि आपके शरीर में रक्त की कमी है,
रक्त अल्पता है। वो रक्त अल्पता कब होगी, कैसे पता चलता है? तो वो इसी से पता चलता है कि जो मानव का भार है, मान लीजिए कि मेरा भार अगर 50 किलो है, हाँ है 50 किलो, ठीक है बॉडी देख के हंसना मत भाई, 50 किलो है भाई, इतना भी पतला नहीं हूं। 50 किलो अगर मेरा वजन है, तो फिर मेरा 7 to 8% यानी 50 का 7 to 8% निकालें तो 35 से 40 कितना आएगा, सॉरी 50 यानी कि 1/2, ये 50 किलो, सॉरी हाँ 50 किलो का 10% भी निकाले तो 5 किलो आएगा, यानी 5 किलो से भी कम, 4 किलो है, 3.5 किलो है, इतना मेरे शरीर का भाग जो है वो किसका होना चाहिए, रक्त का होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो इसको एक बार जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो अब जो है देखिए, दो भागों की बात करें तो रक्त दो भाग होते हैं इसके अंदर। एक होती है इसके अंदर क्या, कणिकाएं। क्या होती है? एक तो इसके अंदर कणिकाएं होती है, और एक भाग होता है इसके अंदर प्लेटलेट्स। क्या होता है? सॉरी, प्लेटलेट्स तो इसमें आएगी, प्लाज्मा। क्या होता है इसके अंदर? प्लाज्मा होता है। अब इसके अंदर जो रक्त है वो दो भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो भाग हैं? तो एक है कणिकाएं, ठीक है, और एक आपकी आ जाएगी क्या, प्लाज्मा। क्लियर? अब जो प्लाज्मा है ये तो आपका एक तरह से जो गाढ़ापन देता है इसको बेसिकली, ठीक है, और जो कणिकाएं होती है वो भी आगे जाकर के तीन भागों में बढ़ जाती है। तीन भाग कौन कौन से? तो पहला आपके आ जाता है आरबीसी, दूसरा आपके आ जाता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा आपके आ जाती है जिन्हें अपन बिंबाणु कहते हैं या प्लेटलेट्स, ठीक है। ये अभी अपन केवल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ब्लड का, जो रक्त है उस रक्त के बारे में केवल समझ रहे हैं कि रक्त है क्या आखिर। रक्त समूह के बारे में अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो रक्त का आपको जो है ओवरव्यू मिल गया होगा कि रक्त के अंदर तीन प्रकार की कणिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु, ठीक है। चलिए, अब थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे कि हमारे जो आरबीसी है उनका क्या काम है। तो आरबीसी का काम होता है गैसों का परिवहन करना। क्या करना? गैसों का परिवहन करना। और जो डब्ल्यूबीसी है उसका क्या काम है? तो जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, वो मजबूत कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी ही करती है, क्योंकि ये जो है आपकी क्या करती है, रोगाणुओं से अपनी सुरक्षा प्रदान करती है। और साथ ही साथ जो अपने पास में बिंबाणु है, ये बिंबाणु क्या करेगा? तो ये बिंबाणु जो है रक्त वाहिनियां होती है, धमनी और शिराएं, और उनको जो है ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। और जो रक्त स्त्राव हो रहा हो, अगर आपका जो है ब्लड बाहर निकलने लगता है, स्त्राव होने लग जाए, तो उस रक्त स्त्राव को रोकने का कार्य भी ये बिंबाणु ही करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, तो इसको एक बार जो है आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, है ना, फिर अपन बात करते हैं रक्त समूह के बारे में। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए माफ करिएगा, है ना। हाँ, ठीक है, ठीक हो रहा है एक बार, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखेंगे रक्त समूह के बारे में। जो रक्त आपने पढ़ा है, इस रक्त के बारे में जब पूरी ऐसे स्टडी हो चुकी थी कि हाँ भाई ये रक्त होता है, वो होता है, सब क्लियर हो गया था, तो फिर क्या हुआ कि कई बार जैसे एक्सीडेंट होता था तो ब्लड जब एक दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जाता था, एक दूसरे को दिया जाता था, रक्तदान किया जाता था, तो उस समय ये देखा जाता था कि व्यक्तियों की कभी तो ब्लड सर्कुलेट देने से कुछ नहीं हो रहा। कई बार क्या हो रहा है कि जब रक्त दिया जा रहा है तो किसी की मृत्यु हो जा रही है। किसी को जब रक्त दे रहे थे तो देते देते ही उसको जो है एकदम से बेचैनी टाइप का हो रहा है, उसके शरीर में ऐठन टाइप की आ रही है और उसकी मृत्यु हो रही है। तो फिर इसके ऊपर वैज्ञानिक को ध्यान गया कि भाई ये क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्या रीजन है कि जैसे ही ब्लड इसके अंदर ट्रांस किया जा रहा है, रक्तदान किया जा रहा है, ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो जिसकी मृत्यु हो रही है। इस पर जब थोड़ी बहुत रिसर्च की गई तो फिर आखिरकार हमारे एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक हुए 1901 के अंदर, है ना। चलो, तो पहले लिख लो हेडिंग, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। अब ब्लड ग्रुप जो है फिर इसके बारे में हमारे को पता चला था कब? तो देखो, कई किताबों में आपको 1900 मिलेगा, ऑथेंटिक बुक्स आप देखोगे तो 1901 ईस्वी भी मिलता है। तो ज्यादा सन की जरूरत है नहीं, पर 1900 से 1901 दोनों ही याद रख लो, है ना। मैं तो 1901 याद रख रखी है, क्योंकि जो आपके आरबीएससी की पुस्तक देखोगे
या जो एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें ये मिल जाता है, इसलिए मैंने ये याद रख रखा है। तो जब रक्त समूह के बारे में 1901 में बहुत ही बढ़िया वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर, उन्होंने फिर जो है इसके बारे में बताया कि हर मानव के अंदर जो रक्त पाया जा रहा है वो एक जैसा रक्त नहीं है, दिखता लाल रंग का ही है, लेकिन एक जैसा रक्त नहीं होता है। इस रक्त के अलग अलग समूह हैं और उन समूहों के आधार पर इनके अंदर जो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज पाए जाते हैं उनको चेक करके फिर हमें जो है रक्त का क्या करना होगा, आदान प्रदान करना होगा। अन्यथा जो है अगर हमने इस रक्त समूहों को इग्नोर किया तो फिर व्यक्तियों की ऐसे ही मृत्यु होती रहेगी। और फिर कार्ल लैंड स्टीनर नामक जो वैज्ञानिक हुए 1900 से 1901 में, किसने बताया? कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने बताया था। अब इन्होंने जो रक्त के समूह बताए थे वो कितने बताए थे? तीन ही बताए थे। इन्होंने कितने बताए थे? तीन ही रक्त के समूह बताए थे। कौन कौन से? तो इन्होंने बताए थे केवल ए, बी और ओ के बारे में। ये तीन जो रक्त समूह थे ए, बी और ओ, इनके बारे में तो हमें किसने बता दिया था? हमारे कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने बता दिया था। ठीक है, लेकिन फिर जो है थोड़ा सा जब और आगे रिसर्च हुई तो चौथे के बारे में, यानी जो चार आप वर्ग समूह पढ़ते हैं ना, तो जो चौथा समूह था वो था आपका ए बी, और इसके बारे में बाद में पता चला था कि जो है एक आपका ए बी रक्त समूह भी होता है। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो रक्त समूह बेसिकली टोटल अब कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। कौन कौन से? ए बी ओ ए बी। ठीक है, जिसमें ए बी ओ के बारे में कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया था और ए बी के बारे में बाद में जो है इसका पता चला था। ठीक, चलिए, ठीक है। तो ये जो चौथा आपका ए बी समूह है, अब हो सकता है किसी के दिमाग में आए कि इसके बारे में किसने बताया था? क्या कार्ल लैंड स्टीनर ने ही बताया था? तो नहीं, इसके बारे में जो बताया था हमें वो बाद में बताया था, और वो बताया था हमारे एक तो थे स्टर्ली नामक वैज्ञानिक एवं डिकेस्टेलो। ठीक है, डिकेस्टेलो एवं स्टर्ली नामक वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने जो है फिर इस एबी समूह के बारे में बताया था। और अभी जब अपन आगे आरएच कारक की बात करेंगे तो वहां एक और विनर नामक वैज्ञानिक का नाम आएगा, उसकी अपन आगे बात कर लेंगे। तो रक्त समूह चार हो गए, ए बी और ए बी। ठीक है, फिर आपका ये कार्ल लैंड स्टीनर वगैरह ये याद हो जाएगा। अब आपको ये और बता दूं कि ये जो चारों के चारों समूह हैं, इन चारों समूहों के अंदर हमें क्या मिलता है? तो इसके अंदर हमें एक तो मिलते हैं एंटीजन। एंटीजन का मतलब होता है आपके प्रतिजन, जिसे कहा जाता है क्या? प्रतिजन। ठीक है, और एक मिलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, ये याद रखिएगा, एंटीबॉडी। और जो एंटीबॉडी है इसे अपन हिंदी में कहेंगे अपना क्या? तो आप इसे जो है हिंदी में कह सकते हैं प्रतिरक्षी कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो? प्रतिरक्षी कह सकते हो, लिख लीजिए भाई। तो ए बी ओ ए बी, ये स्टेनली और डिकेस्टेलो, कार्ल लैंड स्टीनर, ये नाम याद रखना। और इन चारों के बारे में, इसमें दो अलग अलग देखो, एक एंटीजेंस पाए जाते हैं हर एक समूह में और हर एक समूह में एंटीबॉडी भी पाया जाता है। अब एक जो ये पूरा रक्ताधार डिपेंड करता है कि किसको कौन सा रक्त दे सकते हैं, कौन सा नहीं दे सकते, ये पूरी की पूरी जो गणित है, ये पूरी की पूरी जो साइंस है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? तो वो डिपेंड करेगी कि इसके अंदर उपस्थित एंटीजन कौन सा है और इसके अंदर उपस्थित एंटीबॉडी कौन सा है। इसका मतलब हमें क्या याद रखना पड़ेगा कि जो हर एक रक्त समूह है, ये चारों, इन चारों के अंदर कौन कौन से एंटीजन है और किसमें कौन सा एंटीबॉडी है। अगर वो वाली टेबल आपको याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आपको क्या करना है, जो मैं टेबल बना रहा हूं वो टेबल बना लीजिए और नोट डाउन करिए। आप इधर लिखेंगे रुधिर समूह। ठीक है, रुधिर समूह, और इधर आप लिखेंगे एंटीजन। एक तरफ आप क्या लिखेंगे? एंटीजन लिखेंगे,
और इधर आप क्या लिखेंगे, तो एंटीबॉडी। ठीक, चलिए एंटीबॉडी, क्लियर। अब देखिए समूह कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपका ए, फिर बी, फिर आपका ओ, और ये एक आ जाएगा आपका ए बी। इसको व्यवस्थित लिखना, जितने तरीके से अच्छे से आप लिख सको उतने अच्छे तरीके से लिखना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है जितने अच्छे तरीके से याद कर सको उतने अच्छे से तरीके से याद कर लेना। मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कैसे याद किया है, लेकिन फिर भी आप जो है इसको अपने तरीके से भी जरूर याद करिएगा कि जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन होते हैं वो अपने ही होते हैं। कैसे सर, देखो भाई, जन का मतलब लोग, एंटी मतलब आपके विपरीत। अब आप ये बताइए कि अपने खिलाफ क्या अमेरिका का कोई व्यक्ति होगा क्या, नहीं, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। अपने खिलाफ कौन होता है, अपने ही होते हैं। अपनों के खिलाफ कौन होते हैं, अपने ही होते हैं। तो एंटीजन यानी कि आपके खिलाफ कौन होगा, अपने ही होंगे। इसका मतलब रक्त समूह जो है, देखो ए, तो इसके अंदर एंटीजन जो है वो ए ही होगा। बस ये मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। मतलब अपने खिलाफ अपने ही होंगे, तो इसका मतलब इसमें एंटीजन ये खुद ही होगा, बी के अंदर ये खुद ही होगा। अब ओ, एंटीजन की विशेषता है कि भाई ए और बी में से ही कोई एंटीजन होगा। अब ओ के अंदर ए और बी में से कुछ भी नहीं है, तो लेकिन इसमें एंटीजन फिर कौन सा हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे, ए बी। और ए बी जब दोनों समूह हो गए तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोई एंटीजन नहीं होगा, नील। इसमें एंटीजन कोई होगा ही नहीं। समझ में आ गई बात। अब देखिए एंटीबॉडी की बात करें, तो एंटीबॉडी यानी पूरी की पूरी कोई बॉडी, मतलब कोई पूरा जो है एक कार्यालय आपके खिलाफ होगा। तो वो कार्यालय तो अपना होता नहीं है, वो तो किसी और का कार्यालय होगा, है। तो देखो भाई, एंटीजन सॉरी रुधिर वर्ग है ए, एंटीजन कौन सा, ए। अब ए के अलावा इसमें कौन सी शब्द आ रही है, वर्णमाला, मतलब ए बी और ओ में से देखो ए यहां आ चुका है, बचा क्या है, केवल बी, ठीक है, ओ को नहीं गिनना है, तो ये छोटा बी। ये भी ध्यान रखना, एंटीजन को अपन बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटीबॉडी को छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसमें कैपिटल लेटर्स का यूज करना है और इसमें स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। बी के सामने कौन सा आ जाएगा, तो फिर स्मॉल ए आ जाएगा। अब ए और बी, तो ए और बी जब है तो इसके अंदर इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, नील, इसमें एंटीबॉडी होगा ही नहीं। और ए बी दोनों इसमें आ जाएंगे, यानी ए बी। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब जो छोटी छोटी चीजें मैंने बोली वो भी लिख लीजिए, इनको हमेशा कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, ठीक है, इनका यूज कैपिटल लेटर। और जो ये है इसमें हमेशा स्मॉल लेटर, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो एंटीजेंस के अंदर अपन कैपिटल लेटर का उपयोग करेंगे और एंटीबॉडीज के अंदर स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है। ए बी नील, और इधर हो जाएगा बी ए नील और ए बी, ठीक है। अब जब ये टेबल आपको याद हो जाएगी तो आप यकीन मान के चलिए कि आपको ये देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा रक्त समूह किसमें स्थानांतरित किया जा सकता है और कौन सा नहीं किया जा सकता। और ये भी बता दूं कि जो है इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आरएस में देखो, एसआई में देखो, महिला सुपरवाइजर में देखो, एलडीसी में देखो, कांस्टेबल में देखो, पटवारी में देखो, ग्राम सेवक में देखो, आपके जो ये इंडस्ट्री इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ उसमें देखो, तो ये अभी तक 9-10 एग्जाम मैंने गिनवा दिए। इन सभी में एक एक क्वेश्चन तो जो है कम से कम इसका एक बार आया हुआ ही है। इसलिए रक्त समूह वाला टॉपिक पढ़ो और ये नहीं पता चले कि कौन सा रक्त किसको दे सकते हैं, कौन सा किसको नहीं दे सकते, तो भैया फिर आपके ये टॉपिक पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। और वो चीज कब समझ में आएगी, जब आपको ये याद होगा कि किसके अंदर कौन सा एंटीजन है और किसके अंदर कौन सा एंटीबॉडी है। जब ये दो चीजें आपके क्लियर हो जाएगी तो फिर आपको आगे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकूंगा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने पूरी जो एनर्जी थी वो लगा करके आप लोगों को जो है ये क्लास प्रोवाइड करवाई है। तो यहीं तक रखते हैं, इसको यहां तक याद कर लीजिएगा ताकि आगे आपको समझने में आसानी होगी। और एंटीजन एंटीबॉडी याद होते ही मैं आपको जो कल टेबल बताऊंगा वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए।
धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।